हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि ओएमआर बेस्ड तो एक ही जगह हो रहा है, बाकी जगहों पे तो जो है वो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं चाहे ओएमआर बेस्ड हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। आज मैं जो है आप लोगों के लिए फुल मीन्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पूरा सेट यहाँ पर लेकर आई हूँ और इसी से क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा जो है कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी तरीके से इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी यही आपको करना है। इसके अलावा थ्योरीज एक अलग है, जो 4 थ्योरीज मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो। अदरवाइज जो भी टॉपिक क्वेश्चन जो भी बनेंगे इसी से बनेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग आज का क्लास अच्छे से करेंगे और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपने नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। मीन्स इसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, एक्सेप्ट आपका थ्योरी में 4 ही करना है। पाइगेट पियाजे की थ्योरी, आपको कोलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस की और एरिक्सन की थ्योरी, ये 4 इनमें से 2 आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। इसके अलावा जो आप लोग बार बार ये कहते हो कि 4 बजे का क्लास और जो पेड क्लास है क्या डिफरेंस है। देखिए, 4 बजे का क्लास जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आती हूँ जो कि पेड क्लास नहीं ले पाते हैं। डिफरेंस यही है कि 4 बजे की क्लास में एक टाइमिंग फिक्स रहता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं जो है कंटेंट ले आती हूँ। तो वो उतना बोल सकते हैं डिटेल में नहीं रहता, अदरवाइज टॉपिक सेम ही रहते हैं बट डिटेल में नहीं रहता है। डिटेल के लिए आपको पेड क्लास ही लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ओके, आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, ये क्वेश्चन आप लिख लें, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% आप लोगों के लिए मेरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास के अर्थ परिभाषा को आपको जो है करना है। वृद्धि एवं विकास के अर्थ एंड परिभाषा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सिद्धांत, प्रिंसिपल, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत जो कि यहाँ पे है। ये उत्तर आप लोगों को करना है और इसमें आप लोगों को कहीं से कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसे कर लीजिएगा। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसमें डायग्राम भी हम लोग यूज़ करते हैं, चार्ट भी बनाते हैं। तो उसको पहले तो कॉमनली नोइंग फैक्ट जो है ग्रोथ को लेकर के, जिसको हम शारीरिक विकास बोलते हैं, उसके लिए आपको करना है। फिर उसके बाद से हम जो है डेवलपमेंट को अगर बोलें तो ये हमारा जो है सभी तरह के विकास को डेवलपमेंट लेता है। डायग्राम के थ्रू हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये पूरा जो है डेवलपमेंट है, ठीक है। और इसका एक पार्ट जो है वो ग्रोथ है, ग्रोथ। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है, जिसमें वृद्धि में जो है हम शारीरिक विकास लेते हैं, मात्रात्मक डेवलपमेंट जो है फिजिकल डेवलपमेंट या हम वृद्धि के तहत लेते हैं, और बाकी सभी तरह के जो है डेवलपमेंट है, विकास है, वो डेवलपमेंट के तहत आता है। ठीक है, तो ये वृद्धि में विकास हो गया। इसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। प्रिंसिपल में जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सेफ्लाकॉडल है आपका, जिसको सेंटर टू केंद्र से जो वृद्धि होती है, सेंटर से जो वृद्धि होती है उसके बारे में रहता है। फिर उसके बाद से आपका जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इसका प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल इसका बहुत ही फेमस है कि हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होता है, तो उसका वृद्धि का जो दर है, विकास का जो दर है, रेट है, वो अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये आ जाता है। तो इस तरह से वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल को आपको करने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये सब करवाया गया है। अगर आप लोग सोचोगे कि मैम इसका हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से ये सारे वीडियोस देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से ये सारा करवाया गया स्टार्टिंग के क्लास में। थर्ड नंबर अब हम आते हैं अवस्था में। चलिए,
जैसे ही हम ये वृद्धि एंड विकास कर लेते हैं तो उसके बाद से हमारा स्टार्ट होता है चाइल्डहुड का जो है, चाइल्ड का, बच्चे का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस, मतलब कि या ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्था। अब अवस्था में हर एक अवस्था से क्वेश्चन रहेगा। शिशु अवस्था यानी शैशव अवस्था जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था में 2 अवस्थाओं से रहता है। फिर उसके बाद से आपका किशोरावस्था, तो आपको हर एक अवस्था का भी करना है, ठीक है। अब इनकी अवस्थाओं का को विशेषता करना, विशेषता का मतलब हुआ कि शैशव अवस्था में, इन्फेंसी में बच्चों में कौन कौन सी खूबी रहती है या फिर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हाईलाइटेड रहती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है शिशु अवस्था की विशेषताओं को बताना है। तो इसमें आप बता सकते हैं बच्चे जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं, अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे है चौथा नंबर क्वेश्चन, आप देखेंगे शिशु अवस्था में उसका विकास। अब इसका पूरा विकास शिशु अवस्था यानी शैशव अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, इन्फेंसी में, तो 1-2 महीने तक बच्चा कैसा रहा, स्ट्रेंजर को देख करके जो है वो डर जाना, पहले अपने जो भी गार्जियन है उनके साथ फैमिलियर होना। सबसे पहले बच्चा जो है अपनी माता के साथ फैमिलियर होता है, फिर उसके टच को पहचानता है, फिर आसपास में रहने वाले लोगों को पहचानने लगता है। पहले पहले अजनबी को देख करके वो डर जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको हैबिट होने लगता है, सबको जानने लगता है, पहचान। तो ये पूरी चीज़ों को आपको विस्तार से लिखना होता है। फिर उसके बाद है विकास की अवस्थाएं, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस को मेन कितना अच्छे से करके लिख सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम ही, चार्ट ही बना दीजिए। पहला, फिर ये आपका आ जाएगा दूसरा, और ये आपका आ जाएगा तीसरा। तो इसमें आप लिख दीजिए इन्फेंसी जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, फिर आपका आ जाएगा चाइल्डहुड जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं, और ये आ जाएगा आपका एडोलेसेंस। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो और उसके बाद से इसको डिस्क्राइब कर दो, है ना। विकास के पक्ष का उत्तर, विकास के कितने पक्ष होते हैं, मीन्स वही जो अवस्थाएं हैं उसमें बच्चों, अब जैसे इन्फेंसी है तो इन्फेंसी में बच्चे जो है इनका सामाजिक स्तर क्या रहता है, सोशल स्तर क्या रहता है, इनका मानसिक विकास कितना होता है, इनका जो है शारीरिक विकास कैसा होता है वो। शिशु अवस्था सीखने का आदर्श काल है कैसे, ये क्वेश्चन आपने सुना ही होगा, बहुत बार पूछा जाता है। अब आप ये सोचोगे कि भाई अब इसमें मैं क्या लिखूं, कुछ नहीं करना है। आपको पहले तो शैशवावस्था के बारे में बताना है कि शैशवावस्था क्या है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये बताना है कि शैशवावस्था में बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। और सीखने का आदर्श काल इसलिए बताया गया है क्योंकि उसके पहले जो है बहुत सारे ऐसे आप लिखेंगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चे का जो दिमाग होता है कोरी स्लेट की तरह होता है। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे वो अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से सीखना स्टार्ट कर देता है। तो वो हर चीज को सीखने के लिए क्यूरियस रहता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि उसका पूरा स्लेट यानी कि पूरा दिमाग ब्लैंक है तो उसमें लिखने के लिए जगह तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना। तो इसीलिए ये सीखने का आदर्श काल बोला जाता है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत जिज्ञासु भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, शिशु अवस्था को पहले आपको डील कर देना है, क्या है, कितने ईयर्स में होता है, कितने ईयर्स तक रहता है, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, और लास्ट में लिख देना है कि इस अवस्था में बच्चे हर एक चीज को सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पहले अजनबियों को देख कर डर जाते थे, फिर उसके बाद नहीं डरते हैं, उनके साथ फैमिलियर होने लगते हैं। ये सब चीज, ये सब भी तो सीखना ही है। तो इसको आप लिख देंगे कि इसलिए ये आदर्श काल है। फिर उसके बाद से आपका आता है 8 नंबर, शिशु अवस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शैशव अवस्था में बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों की, जैसे कि हमने बताया कि बच्चे जो है इस टाइम में ऑब्जर्व करके सीखते हैं ना, आपको फॉलो कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, तो आइडियल शिक्षा जो कि हम देना चाहते हैं। जब हमें बच्चे का कोरा स्लेट मिला है तो उसमें हम अच्छा ही चीज लिखना चाहेंगे। तो
किस तरह से हम बात कर रहे हैं बच्चे के सामने जो है वो, उससे हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से जो है उसके सामने लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो है जिनको हम सिखाना चाहते हैं वो। बाल्य अवस्था, अब यहाँ पे शैशव अवस्था का खत्म होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है बाल्य अवस्था की विशेषताएं एवं शिक्षा। तो वही है, बाल्य अवस्था को तो पहले आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, जिसमें से पहला भाग आप बताएंगे कि ये होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, पीसी। और दूसरा जो होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, एलसी। अब इसको आप डिस्क्राइब करेंगे, पहले तो एज बताएंगे, फिर उसके बाद से आप बताएंगे कि पीसी में बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, बिहेवियर कैसा रहता है, एलसी में उनका कैसा बिहेवियर रहता है, किस तरह की एजुकेशन हमें इसमें देनी चाहिए। पीसी में बच्चे जो है चाइल्ड सेंटर, अपने आप को के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिद्दी होते हैं। एलसी से बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सामाजिक विकास होने लगता है, स्कूल जाने लगते हैं, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, सीनियर्स से मिलने लगते हैं। तो यहाँ से इनका जो है मानसिक विकास स्टार्ट होता है और सामाजिक होने लगते हैं, तो उनको बात करने का तरीका, उनके व्यवहार में चेंजेस आता है। तो इस तरह से आपको डील करके लिखना है। किशोरावस्था, अब यहाँ फिर उसके बाद से आ जाता है किशोरावस्था की विशेषताएं। आपको तो सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में बताना है, एजेस बताने हैं, फिर उसके बाद से किशोरावस्था में क्या क्या है विशेषता है। स्टेनले हॉल ने बताया है कि ये तूफान की अवस्था है, तो उसको भी डील कर दीजिएगा। अब 30 नंबर आइए। 30 नंबर क्या है, हाँ 12 नंबर तक हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 30 नंबर, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था में एक चैलेंज होता है। बच्चे जो हैं इस अवस्था में बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसमें से शारीरिक विकास भी एक चैलेंज होता है उनके लिए। उनमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आता है। फिर किशोरावस्था में सामाजिक विकास, मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, रुक जाइए। किशोरावस्था, किशोरावस्था में बोलते हैं कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है। कौन कौन चीज़ों से जो है बच्चे स्ट्रगल करते हैं, इनको याद रख लीजिएगा और इन्हीं से क्वेश्चन एक एक करके पूछ देता है। तो आप लिखिएगा 4। किशोरावस्था में बच्चे जो है 4 तरह की चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं और उससे लड़ाई करते हैं। सबसे पहला तो आप फिजिकल लिख के रखिए, फिजिकल अपीयरेंस। एक तो उनका शारीरिक चेंजेस होते रहता है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन की वजह से बोलिए या फिर फिजिकल चेंजेस की वजह से बोलिए, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। फिर उसके बाद से दूसरा जो चेंजेस होता है हमारा सोशल चेंजेस। अब सोचेंगे आप कि सोशल चेंजेस से क्या फ़र्क पड़ जाएगा मैम, पड़ता है। क्या होता है कि जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, समाज में हमारे हमारे सोसाइटी में कुछ एक्स्ट्रा रूल बनाए गए हैं एडोलेसेंट के लिए, वो सारे उन पे लागू होने लगते हैं। इवन फैमिली मेंबर ही जो है उनके ऊपर वो सारे नियम थोपने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है ठीक से काम नहीं करता है और उसके बाद होती है अच्छी खासी लड़ाई। और उसी में वो जो है बच्चे अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से जो है चिढ़े हुए रहते हैं और ये बोलते हैं कि ये टीनेजर को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है। पहले हम समझे तो टीनेजर कौन कौन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो सब पहले हुआ फिजिकल, फिर हुआ सामाजिक, एंड तीसरा हमारा जो है मेंटल। सोचोगे कि मेंटल कैसे हो जाता है, देखिए मेंटल फिजिकली चेंजेस हो रहा है तो वो भी मानसिक तौर पे इफेक्ट आ रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, समाज के अलग नियम उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं तो भी बच्चों का जो है मानसिक ही संतुलन खराब हो रहा है। और फिर उसके बाद से मानसिक चेंजेस भी आता है, मेंटल मेंटल चेंजेस भी जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। अब ये किस तरह के मेंटल चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किशोरावस्था में बच्चों का जो है बोल सकते हैं मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट पीक पे रहता है, एकदम हाई पे रहता है। तो यहाँ पे वो भी डेवलप हो रहा है उनका, और बाकी इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो आता ही है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि चौथा कौन सा है, चौथा है इमोशनल।
इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं, इमोशनली बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ रहता है। अगर फिजिकल चेंजेस आ रहा है तो उसकी वजह से भी एक कोई ना कोई इमोशन उसके ऊपर हावी हो रहा है, सामाजिक में या ऐसे नियम उसको बताए जा रहे हैं जो नहीं चाहता है तो उसको गुस्सा आएगा, या फिर वो अकेला फील करेगा, सैड हो जाएगा। हर बच्चा अलग अलग तरीके से इसको डील करता है, हर का रिएक्शन अलग अलग आता है, और फिर उसके बाद से मानसिक चेंजेस आते हैं तो भी जो है इमोशनली ही बच्चा जो है डिसबैलेंस होता है। तो ये 4 तरह से जो है एक बच्चा गुजरता है, और इन चारों तरह को आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शारीरिक विकास है, लिखेगा किशोरावस्था में सामाजिक विकास, फिर उसके बाद किशोरावस्था में मानसिक विकास, कहीं ना कहीं आपको किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक भी लिखेगा ही आगे जा करके। तो ये चारों को देख लीजिएगा, स्पेशली किशोरावस्था में, क्योंकि एडोलेसेंस एक अलग से ही चैप्टर आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने एक और ऐड कर दिया है ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास को। उतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे मिला है बहुत 2-3 ईयर में, तो मैंने इसको डाल दिया है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, इसको आपको करना है। वही मानसिक विकास जो मैंने आपको बताया कि कैसे वो पीक पे रहता है उनका, उसकी रीजनिंग एबिलिटी हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, ये सारे चीज़ें जो मानसिक तौर पे डेवलप होना रहता है वो किशोरावस्था तक डेवलप हो जाता है। अब आइए संवेगात्मक विकास के अर्थ एवं परिभाषा है, मतलब कि इमोशन क्या है, इमोशन का डेफिनेशन ये, फिर इसकी विशेषताएं हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, शिशु अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, फिर बाल्य अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो सभी कारक होते हैं। उनका शारीरिक विकास भी हो सकता है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, तो ये सभी होंगे। फिर उसके बाद है संवेगात्मक विकास के अर्थ परिभाषा, वही जो ऊपर में हमने किया। शिशु अवस्था में सामाजिक विकास, तो शिशु अवस्था में सामाजिक विकास उतना ज़्यादा नहीं होता है। देखिए शिशु अवस्था में 2 विकास आपको नहीं मिलेगा, एक तो होता है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और एक होता है सामाजिक विकास, ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास से हमने ऊपर देख लिया। शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था में सामाजिक विकास में प्रभावित करने वाले कारक, ये अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद भाषा सीखने के साधन, भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के अर्थ जो ऊपर में है सब एक ही जगह पे, यहाँ पे देखिए वृद्धि विकास में क्या क्या चीजें आ सकती है, सिद्धांत, अंतर, संबंध, यानी कि वृद्धि एवं विकास का रिलेशनशिप। तो जब भी वृद्धि एवं विकास का रिलेशनशिप आएगा या डिफरेंसेस आएंगे, ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। ये हो जाता है ग्रोथ, ये हो जाता है डेवलपमेंट, और इसको डील कर दीजिएगा। फिर है बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सामाजिक विकास है, शिशु अवस्था क्या है, ये जो हमने ऊपर में किया वही है। तो ये पूरा अगर टोटल आप करके जाते हो तो 100% इसी से क्वेश्चन आना है, इसके बाहर से नहीं। बस इसमें कुछ और थ्योरीज आपको ऐड करनी है। कौन कौन सी थ्योरी, पाइगेट की थ्योरी ऐड कीजिए, पाइगेट थ्योरी, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कोलबर्ग, कोलबर्ग की थ्योरी, फिर उसके बाद वाइगोस्की, और लास्ट एरिक्सन। ये एक्स्ट्रा आपको थ्योरी कर लेनी, बस इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आना। बस इतना आप चाइल्डहुड में करके जाइए, फिर देखिए आपको अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, आज चाइल्डहुड का पूरा सिलेबस मैं आपको बता दी हूँ, यही होल सिलेबस है, इसी से क्वेश्चन आना है, चाहे OMR बेस्ड हो या फिर आपका जो है डिस्क्रिप्टिव हो, किसी भी तरह क्वेश्चन में सिलेबस यही रहेगा। चलिए फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन हैव अ नाइस डे।